हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉन्स डिजीज के बारे में। क्रॉन्स डिजीज एक आईबीडी होता है, यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का एक टाइप होता है। इसका जो दूसरा टाइप होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ये दो ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉन्स डिजीज के बारे में। कई बार पेशेंट आईबीएस और आईबीडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आईबीएस के जो लक्षण होते हैं वो भी आईबीडी से मिलते जुलते हैं, लेकिन बिल्कुल एक डिफरेंट एंटिटी होती है वो। उसके अंदर जो पैथोलॉजी होती है वो एडवांस नहीं होती है, ये कह सकते हैं पैथोलॉजी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की भी नहीं होती है। जो आईबीडी होता है एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम होती है और ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। तो आईबीडी यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होती है ये क्यों होती है पहले जानते हैं, उसके बाद सिम्टम्स जानेंगे, इन्वेस्टिगेशन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे। जो क्रॉन्स डिजीज होता है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी आपके इसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक कहीं पे भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन साइट जो इसकी होती है वो है एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो इलियम होता है, डुओडेनम, जुजुनम और एलियम जो होता है वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहीं पे भी हो सकता है, इवन आपके इसोफेगस में हो सकता है। और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बल्कि ये आपके एक्स्ट्रा जो डाइजेस्टिव पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी पाया जाता है, जैसे हड्डियों में, आँखों में और दूसरे पार्ट्स में भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। अगर हम क्रॉन्स डिजीज के कारण की बात करें तो क्रॉन्स डिजीज जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। तो इसके अंदर हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो अगेंस्ट हो जाती है हमारी बॉडी के, यानी कि हमारे शरीर में जो आते होती हैं उसमें दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया और एक खराब बैक्टीरिया। तो अच्छे बैक्टीरिया हमारे जो भी हम खाते हैं उसके न्यूट्रिशन को लेने में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन करती है और हमारी फ्लोरा एंड फ्यूना जो पेट की होती है उसको बना के रखती है। जो खराब बैक्टीरिया होती है वो इश्यूज पैदा करती है, वो डायरिया कर देती है या आपको लूज मोशन या मल्टीपल इश्यूज कॉज कर देती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम यूजुअल केसेस में क्या करता है, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर क्या करता है कि जो ये एक अनहेल्दी जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको निकालता है और जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनको रखता है। लेकिन क्रॉन्स डिजीज की बीमारी में क्या हो जाता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको भी साथ के साथ निकाल देता है। सो डाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जो चीज़ जो काम कर रही थी बैक्टीरियाज, आपके जो कुछ भी आपने खाया उसको पचाने का जो काम कर रही थी, उसके न्यूट्रिशन लेने का जो काम कर रही थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वहाँ से निकल जाती हैं। तो बहुत बड़ा डाइजेस्टिव इशू वहाँ पर बन जाता है और इसी के कारण जो भी सिम्टम्स हमें क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलते हैं वो आते हैं। अगर हम कारणों की बात करें कि क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो क्रॉन्स डिजीज की जो बीमारी होती है ये लेट टीन से लेकर के अर्ली 30s से शुरू हो जाती है, यानी कि 15, 16, 17 साल के बाद से लेकर 30 साल के पहले तक ही ये बीमारी आ जाती है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस इसका रहता है बिल्कुल, यानी अगर आपकी क्लोज ब्लड रिलेशन में किसी को क्रॉन्स डिजीज की बीमारी है तो ये चांसेस हैं कि आपको भी आ सकती है। स्मोकिंग एक ट्रिगर फैक्टर है। स्मोकिंग करने वालों लोगों के अंदर ज़्यादातर क्रॉन्स डिजीज देखी जाती है। या बहुत लंबे समय से आपने एनसेड्स ले रहे हैं, यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं अलग अलग कंडीशंस की, अगर आप बहुत समय से ले रहे हैं तभी भी कंडीशन हो सकती है। अल्कोहलिक्स के अंदर भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है क्रॉन्स डिजीज का। इसके अलावा कुछ अननोन कॉज होते हैं, यानी कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई भी रीजंस नहीं मिलते फिर भी इनको क्रॉन्स डिजीज हो जाती है, जिसको हम इडियोपैथिक कॉजेज बोलते हैं। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मोस्टली अफेक्टेड होती हैं क्रॉन्स डिजीज से। तो अगर हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड होगी तो आप समझिए कि आपका जो पेन होगा वो आपके जो नेवल होता है यानी अम्बलाइकस होता है उसके आसपास होता है। बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है। समटाइम्स आपका डायरिया इतना ज़्यादा होता है कि जो आपने खाया उससे ज़्यादा आपको स्टूल पास होते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, हाथों पैरों में दर्द हो सकते हैं। और कई बार जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर सिकुड़न पैदा हो जाती है, तो उसके कारण आपको गैस नहीं पास होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कई बार वॉमिटिंग या नॉजिया की फीलिंग भी होती है।
अगर यही क्रॉन्स डिजीज़ का जो साइट है वो ईसोफेगस हो जाता है, यानी आपकी जो खाने की नली है अगर वो हो जाती है, तो वहाँ पर आप कुछ भी खाते हैं तो वो निगलने में दिक्कत होती है, या बहुत दर्द होता है, या कई बार पेट में अल्सर्स भी हो जाते हैं क्रॉन्स डिजीज़ के कारण, तो वहाँ पर वॉमिटिंग भी के साथ ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन पे इसका असर आता है, वहाँ पे मेनली अगर ये जाता है, तो उस केस में भी आपको डायरिया होगा, लेकिन उस केस में स्मॉल वॉल्यूम जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी डायरिया नहीं होता है। लेकिन जो डायरिया होता है उसमें म्यूकस निकलता है, उसमें ब्लड निकल सकता है, और बहुत पेन के साथ ये आ सकते हैं, और कई बार ये जो पेन्स होते हैं वो खाने के बाद बढ़ते हैं। तो ज़्यादातर जो क्रॉन्स डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनको खाना खाने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे करके वो खाना कम करने लगते हैं। अब खाना कम किया तो न्यूट्रिशन की कमी होने लग गई, उसी साथ उनको वीकनेस आने लगती है, हाथों पैरों में दर्द होने लगते हैं, खून की कमी होने लगती है, यानी जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, और धीरे धीरे करके पेशेंट की वीकनेस बढ़ती चली जाती है। तो जो क्रॉन्स डिजीज़ है ये आपके ईसोफेगस से लेकर के आपके इंटेस्टाइन या आपके लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को इफेक्ट किया। और जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार इसमें सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इवन गैस भी जो है वो पास नहीं हो पाती है, गैस का गोला पूरे पेट में घूमता रहता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, और अगर लंबे समय से होते हैं तो क्रॉन्स डिजीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराई जाती हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है खून की जांचें होती हैं। इन केस अगर ये आपका ईसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड है तो उसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं। जो ईसोफेगस के केस में रेगुलर एंडोस्कोपी होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कैप्सूल एंडोस्कोपी होती है, यानी कैप्सूल खिला करके मल्टीपल जो फोटोज़ होती है उनके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अगर ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होती है तो इसमें कोलोनोस्कोपी की जाती है, जिसमें बेहोशी का इंजेक्शन देकर के कोलोनोस्कोप से उसकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं। इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स लगते हैं तो बायोप्सी की जाती है साथ में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है आपके लिवर को भी अफेक्ट कर सकती है, तो इस केस में आपके लिपिड प्रोफाइल और आपके जो LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो भी किए जाते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करें तो बहुत बार पेशेंट को आंखों में दिक्कत हो सकती है, देखने में दिक्कत हो सकती है। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन के अंदर भी गांठें सी बन सकती है, जिसको हम एरिथेमा नोडोसम बोलते हैं, या इसके अलावा एनस के अराउंड टैग्स बन जाते हैं। बहुत से पेशेंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जो हड्डी होती है उसकी तकलीफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि पेशेंट को विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। विटामिन B12 नहीं मिल रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन तो कोई मिल नहीं रहा है, तो उसके साथ उसको अनीमिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स आपके ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूट्रिशन आपको क्रॉन्स डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बार पेशेंट के अंदर स्टोन्स बनने लग जाते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो आपकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स रहते हैं। अगर हम इंटेस्टाइन के सिम्टम्स की बात करें तो वही आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, गैस पास नहीं होना, बहुत मरोड़ के साथ दर्द होना या लगातार दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। समटाइम्स आपको स्टूल में ब्लड आ सकता है, समटाइम्स वॉमिट में भी ब्लड आ सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो लोकेशन है, साइट है क्रॉन्स डिजीज़ का, वो कहाँ पे है, और इसी साइट को कंफर्म करने के लिए CT स्कैन या MRI किया जा सकता है, और उसी से पता लगता है कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है। कुछ क्वेरीज होती हैं पेशेंट की क्रॉन्स डिजीज़ से रिलेटेड कि क्या जो क्रॉन्स डिजीज़ है इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कुछ असर पड़ता है। तो बिल्कुल भी नहीं, सभी लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, सिर्फ न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसीज होती है उसको पूरा करना होता है। क्या ये जेनेटिक होती है, तो उसका आंसर है बिल्कुल हाँ, ये जेनेटिक होती है। 20% लोगों में जेनेटिक इन्फ्लुएंस देखा गया है। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज़ है। तो बिल्कुल सिमिलर है दोनों कंडीशंस, क्योंकि IBD के दोनों टाइप्स होते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है वो आपके ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और उसके अंदर जो लीजन्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रॉब्लम रहती है। इसमें क्रॉन्स डिजीज़ में कभी यहाँ पे थोड़ा सा लीजन है, कभी दूसरी जगह पे लीजन है, तो स्किप लीजन्स होते हैं। क्रॉन्स डिजीज़ आपकी जो आते होती है उनके तीनों जो वॉल्स होती हैं, मतलब तीनों जो लेयर्स होती है उनको कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल, मतलब सारी लेयर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। और जो आपके जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है उसमें सिर्फ 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती है। एक बहुत मेजर डिफरेंस है क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में, वो है कि क्रॉन्स डिजीज़ समटाइम्स ये कैंसरस हो जाता है, बहुत लंबे समय तक ये बीमारी बनी हुई है, बहुत इश्यूज आते रहे बट ट्रीटमेंट नहीं लिया है, देन ओनली यू कैन कन्वर्ट इनटू कैंसरस कंडीशन। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है मोस्टली ये कैंसरस हो जाता है।
तो दो तरह की जो आईबीडीज होती है, इनकी ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मोस्टली डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया विद म्यूकस होता है। कॉन्स्टिपेशन क्रॉन्स डिजीज में देखी जाती है ज़्यादातर। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। तो क्रॉन्स डिजीज़ वैसे कहा जाता है कि एक इनक्योरेबल कंडीशन होती है और बहुत हद तक सिर्फ इसके मैनेजमेंट पे वर्क किया जाता है। और इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन मैनेजिंग द सिम्टम्स ऑफ द क्रॉन्स डिजीज़। और क्योंकि ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, होम्योपैथी इज़ नोन फॉर द ऑल काइंड ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो जितनी भी तरह की ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं उसमें होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा होता है, बिकॉज हमारी होम्योपैथी जो होती है वो इम्यूनिटी पे ही वर्क करती है। बहुत बार मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं ऑटोइम्यून कंडीशंस के ऊपर, और ये जो बीमारी होती है क्रॉन्स डिजीज, इसमें होम्योपैथी के साथ बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद कई बार क्रॉन्स डिजीज़ होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, बहुत जेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। इसलिए अगर होम्योपैथिक दवाइयों को लंबे समय तक भी आप लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसमें जो दवा का सिलेक्शन होता है वो वन टाइम प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ नहीं होती हैं कि एक दवा बता दिया और वही सालों साल लेना होता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रेजेंट सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उसके आधार पर उसको एक दवा का चयन किया जाता है जो कि उसको कुछ समय तक चला जाता है। सिम्टम्स बदलते हैं तो दवा बदल जाती है। कुछ दवाइयों की बात कर लेते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है एलोज। एलोज दिया जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन पे इसका पैच हो, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो क्रॉन्स डिजीज से। उसके अंदर आपको जो पेशेंट होता है उसको अर्जेंसी टू स्टूल होती है, बहुत तेज़ी से उसको स्टूल के लिए रश करना होता है, अदरवाइज स्टूल पास हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं रहता है। इनल जो स्फिंक्टर होता है बिल्कुल ओपन सा महसूस होता है, बहुत फाउल स्मेलिंग स्टूल होता है विद बहुत ज़्यादा फ्लेटस पास होता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो एलोज एक बहुत अच्छी दवा है जो ऐसे केसेस में दी जाती है। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती दूसरी कंडीशन होती है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम भी ऐसे ही कंडीशन में दी जाती है कि डायरिया बहुत तेज हो रहा है, भाग के जाना पड़ रहा है, स्टूल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में निकल रहा है लेकिन शाम तक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग उसको डायरिया लगता है लेकिन शाम तक पेशेंट का जो स्टूल होता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पोडोफाइलम नाम की दवा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है प्लम्बम मेटालिकम। ये दिया जाता है जब एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है, जो स्टूल होते हैं एकदम हार्ड होते हैं, लंपी होते हैं, नहीं लंबे लंबे से स्टूल निकलते हैं लेकिन ब्लैक कलर के निकलते हैं और ऐसा लगता है कि जो पेट है वो उसको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, यानी आंतों के पीछे स्पाइन की तरफ खींचा जा रहा है, इसका खिंचाव महसूस होता है। तो ऐसे कंडीशन में प्लम्बम बहुत अच्छा काम करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है कॉल्चिकम। उसमें जेली लाइक म्यूकस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक दवा की तरह भी आप इसको मान सकते हैं। कॉल्चिकम एक बहुत अच्छी दवा है जो चाहे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो या लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो, दोनों के केस में कॉल्चिकम दे सकते हैं। इसमें म्यूकस के साथ जो स्टूल होता है वो बहुत जेली लाइक होता है और इसमें हाथों पैरों में जॉइंट्स में भी बहुत दर्द होने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं क्रॉन्स डिजीज के साथ तो एक बहुत अच्छी दवा बन जाती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है मरकोर। मरकोर के अंदर ब्लीडिंग होती है, स्टूल के साथ ब्लड आता है और ऐसा लगता है जैसे आंतें बिल्कुल छिल जा रही हैं, बहुत ज़्यादा फेंटनेस महसूस करता है स्टूल को पास करने के बाद। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो हम क्रॉन्स डिजीज में ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, लेकिन यही दवाइयाँ हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। सारे सिम्टम्स लेने के बाद हो सकता है आपके अंदर कोई दूसरे सिम्टम्स हो सकता है आपकी आँखें भी अफेक्टेड हो सकता है, लिवर में भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि आपको कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया रहता हो। तो अलग अलग सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो अलग अलग दवाइयाँ होंगी। होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जो क्रॉन्स डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत इनको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो ज़रूर आप किसी भी एक प्रोफेशनल होम्योपैथ से मिलकर के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर आप पे बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या अपना अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप खुद से व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट अगर होता है तो आपकी इम्यूनिटी को सही करने की कोशिश करता है, जो इम्यूनिटी गलत हो गई है, उल्टी हो गई है, उसको सही करने की कोशिश करता है और इसीलिए आपको बहुत अच्छा मैनेजमेंट होम्योपैथी की तरफ से इसमें मिलता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रॉन्स डिजीज़ की और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।